करते हैं आपका पैडागोजी ऑफ कोर डिसिप्लिन के लैंग्वेज एंड सोशल साइंस सेक्शन में, जिसमें हम पहली यूनिट है लैंग्वेज। तो हाँ, ये हम पढ़ते हैं, इसको पॉइंट करके पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी नोट्स है, इसके साथ हम पढ़ते चलेंगे। इसमें पहली चीज़ है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज में हमें जानेंगे कि लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए क्या क्या एम्स होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द वर्ड language is derived from the Latin word linguis, which means produced with the tongue. Here language means a thing which is produced with a tongue. यहाँ पे लैंग्वेज जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से। जिस प्रकार हिंदी लैंग्वेज में संस्कृत से चीज़ें डिराइव होती हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में चीज़ें लैटिन से डिराइव होती हैं, और ये लिंग्वी से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस्ड यानी कि उत्पन्न किया गया, पैदा हुई है, जो कि टंग से यानी कि जो जीभ से निकली आई है, वो लैंग्वेज है। हेयर लैंग्वेज मीन्स अ थिंग विच इज़ प्रोड्यूस्ड विद द टंग, यानी कि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो टंग से प्रोड्यूस होती है। अकॉर्डिंग टू द ब्लॉच एंड ट्रेगस, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ arbitrary vocal symbol by means of which a social group communicates, यानी कि लैंग्वेज एक ऐसी सेट है उन वोकल सिंबल्स का, यानी कि जो बोलने के लिए सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उसका सेट है, जिससे हम एक सोशल ग्रुप में बातचीत करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा पॉइंट है एम्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, यानी कि टीचिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को पढ़ाने के क्या क्या एम्स होते हैं। देखिए, पहला जनरल एम्स, फिर कल्चरल एम्स, लिटरेरी एम्स, यूटिलिटेरियन एम, लिंग्विस्टिक एम एंड इंटीग्रेटिव एम्स। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं। कल्चरल एम्स, लिटरेरी एम, यूटिलाइजेशन, लिंग्विस्टिक, इंटीग्रेटिव, जनरल एम्स, ये आपको याद कर लेना चाहिए। जनरल एम्स, यानी जनरल एम्स में क्या क्या आते हैं। जनरल एम ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज टू मेक द लर्नर इफेक्टिव यूजर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और अदर एटीसी। जनरल एम है, ये है टीचिंग लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज को पढ़ाने का ये मकसद होना चाहिए, ये एम होना चाहिए, ताकि लोग इंग्लिश लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज का इफेक्टिव यूज़ समझ पाएँ, क्या यूज़ होता है। दूसरा है कल्चरल एम। द कल्चरल एम ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज टू इनेबल द लर्नर्स टू नो ऑल द कल्चरल ग्रुप्स ऑफ इंडिया इन पार्टिकुलर। इट विल हेल्प इन एक्सचेंजिंग कल्चरल वैल्यूज एंड eradicating cultural evils such as superstitions, ignorance, untouchability, intolerance। तो कल्चरल एम्स में इसका मेन एम ये होता है इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने का, कल्चरल एम्स की जो पुरानी सोशल इविल्स हैं समाज में, जैसे बहुत सारी सुपरस्टिशंस हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अनटचेबिलिटी थी, इन सब की चीज़ों के बारे में लोग समझ पाएँ और उनके बारे में अवेयरनेस आ पाए। फिर दूसरा है लिटरेरी एम। लिटरेरी एम्स में क्या आता है कि द लिटरेरी एम ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज टू ओपन ट्रेजर्स ऑफ रिच लैंग्वेज literatures treasures for Indians such as poetry, drama, prose, works and fiction, and enable them to produce Indian language to communicate the cultural aims of the world। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लिटरेरी एम्स में आता है कि लैंग्वेज को टीच करने से लोगों में इंडिया की पोएट्री, ड्रामा, प्रोज, जो बहुत तरीके के साहित्य होते हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी हो, उनकी फिलॉसफी के बारे में लोगों को जानकारी हो। फिर दूसरा है यूटिलिटेरियन एम। यूटिलिटेरियन एम ऑफ लैंग्वेज, यूटिलिटेरियन एम ऑफ लैंग्वेज इज टू ओपन द गेट्स of opportunities in different fields of life, education, travel, science, technology and international affairs। इसमें यह है कि लैंग्वेज से लोगों को जो बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं, साइंस है, आर्ट है और कॉमर्स है, यानी अलग अलग फील्ड से, स्पोर्ट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, सारी चीज़ों की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में चले, ताकि हम यूज़ कर पाए लैंग्वेज का। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक एम। लिंग्विस्टिक एम ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज टू इनेबल learners to inculcate the words of language, their sounds of syntax etc, यानी कि लैंग्वेज की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज हो पाए। फिर है इंटीग्रेटिव एम्स। इंटीग्रेटिव एम्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज टू द इंटीग्रेटिव एम्स ऑफ टीचिंग इस लैंग्वेज इज टू इनकलकेट द इंटीग्रेटिव क्वालिटी प्रोलॉन्ग दैट यूटिलिटाइज द पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टू कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को पूरी कंट्री में इसका यूज़ पता चल पाए कि लैंग्वेज की क्या क्वालिटी हो, लोगों के अंदर वो क्वालिटीज़ हम डाल पाएँ। नाउ दिस जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज।
लैंग्वेज को टीच करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, पहला है लिसनिंग। द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज कैन बी समराइज एज फॉलोज। तो पहला है लिसनिंग। लिसनिंग इट इनेबल्स लर्नर्स टू लिसन टू इंग्लिश साउंड प्रॉपरली। लैंग्वेज को टीच करने से लोगों में इंग्लिश को लिसन करने की एबिलिटी आती है। दूसरा है लिसन टू वर्ड्स विद मीनिंग एंड एक्सप्रेस्ड बाई अदर्स। जो एक्सप्रेशन है उनको समझने में हेल्प करती है। गिव द रिस्पॉन्स टू टॉक टू द टीचर एंड टीचर से कैसा रिस्पॉन्स करना है, ये चीज़ समझ में आता है। फिर सेकेंड है स्पीकिंग। स्पीकिंग इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। इट इनेबल्स लर्नर्स टू यूज प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इन स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट और टेक पार्ट इन डिबेट एंड कन्वर्सेशन एंड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली और इंग्लिश लैंग्वेज स्पीक फ्लुएंटली। फिर है रीडिंग। स्पीकिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, फिर रीडिंग हो गया। इट इनेबल्स लर्नर्स टू read English literature, words, sentence correctly and properly. Tell the meaning of words, provide in written form. Read English with proper stress, intention and pronunciation. तो ये चीज़ें होंगी। फिर फोर्थ वन इज राइटिंग। इट इनेबल्स द लर्नर्स टू राइट इंग्लिश and words sentence correctly, use capital small letters, use proper punctuation marks, express thoughts and ideas of grammatically correct form. तो ऑब्जेक्टिव्स में स्पीकिंग आ गया, आपका लिसनिंग आ गया, और स्पीकिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, राइटिंग हो गया और रीडिंग हो गया। ये उसके ऑब्जेक्टिव्स थे लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के टीचिंग के। ओके, नाउ द पॉइंट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। क्या क्या लैंग्वेज को टीच करने के मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। सो फॉलोइंग मेथड्स हैं, जिनमें से फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डायरेक्ट मेथड व्हाट इज दिस। तो डायरेक्ट मेथड इन टीचिंग a language is directly establishing immediate and audio visual association between experience and expression, words and phrases, idioms, meanings, rules and performance through the teacher's body and mental skill without any help of learner's mother tongue. तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि लैंग्वेज को डायरेक्टली इस्टेब्लिश किया जाता है, जो लिसनर्स होता है और जो स्पीकर होता है, दोनों के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एम्स टू बिल्ड अ डायरेक्ट वे into the world of the target language, making a relation between experience and language, word and idea, thought of expression, rule and performance। यानी कि डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग में ये होता है कि इसका मेन एम की रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है एक्सपीरियंस का, लैंग्वेज का और थॉट का और एक्सप्रेशन का, एक परफॉर्मर के बीच में और जो लिसनर होता है उसके बीच में। Now the second point is this method intended for the students to learn how to communicate in a टारगेट लैंग्वेज। यानी कि इसका सेकंड नेम ये होता है कि हम कैसे किसी टारगेट लैंग्वेज को, जैसे इस बार हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, इसके जगह पे कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो कैसे हम उसको कम्युनिकेट कर पाएँ सोसाइटी में। थर्ड पॉइंट इज दिस मेथड इज बेस्ड ऑन assumption that the learners are should experience the new language in the same way as he experience is his mother tongue। इसका फिर नेक्स्ट जो एम ये है कि जैसे उसने अपनी मदर टंग को एक्सपीरियंस किया, ऐसे ही जो ये लैंग्वेज सीख रहा है उसको भी एक्सपीरियंस कर पाए। तो ये थे मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज में। पहली मेथड कौन थी, डायरेक्ट मेथड, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निक्स, यानी कि इंग्लिश को सिखाने की यानी टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। तो द वेरी फर्स्ट टेक्निक इज क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। द टीचर आस्क क्वेश्चंस टू एनी टाइप ऑफ एंड द स्टूडेंट आंसर। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको वर्ड से पता चल सकता है कि क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में टीचर्स क्वेश्चन करता है और स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, और इस वे से हम लोग लैंग्वेज सीख सकते हैं। और द सेकेंड पॉइंट इज डिक्टेशन। डिक्टेशन में क्या होता है, द टीचर चूजेज अ ग्रेड अप्रोप्रिएट पैसेज एंड रीड्स इट लाउड। यानी कि टीचर एक पैसेज को चूज करता है, फिर उसको लाउडली बोलता है स्टूडेंट्स के सामने, तो इसी को डिक्टेशंस कहते हैं। यानी कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे इमला जिसको हिंदी में बोलते थे। रीडिंग अलाउड, यानी कि स्टूडेंट्स टेक टर्न रीडिंग सेलेक्शन ऑफ पैसेज एंड प्ले ऑन डायलॉग अलाउड। यानी कि इसमें स्टूडेंट रीड करते हैं। डिक्टेशन में क्या होता है कि टीचर्स रीड करते हैं, और रीडिंग अलाउड में स्टूडेंट लोग काफ़ी तेज़ी से उसको पढ़ते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन। स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन यानी स्टूडेंट अपने आप को करेक्ट करते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक द टीचर ऑफर्स हिम हर अ सेकंड चांस बाय गिविंग इन अ चॉइस। जैसे
मैथ्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप हम एक बार सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा उसको सॉल्व करते हैं, अपने आप ऑटो करेक्ट करते हैं। ऐसे ही लैंग्वेज को भी सीखने के लिए हम सेल्फ करेक्शन करते हैं, कई बार गलत ग्रामर का यूज़ कर देते हैं, तो फिर अपने आप से उसको एक चांस हमें मिलता है, टीचर हमें देता है कि हम इसको इम्प्रूव कर पाएँ। तो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका? डिक्टेशन था, उसके बाद रीडिंग अलाउड था, उसके बाद आपका था क्वेश्चन आंसर टेक्निक थी। ये 4 पॉइंट हो गए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, यानी कि हम लोग कन्वर्सेशन करें आपस में। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस मेथड टू लर्न एनी लैंग्वेज। 6 पॉइंट इज पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग यानी कि अगर आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो आप उसको लिखने की भी कोशिश करें, तभी आपको उसकी ग्रामर समझ में आएगी। द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट अ पैसेज इन देयर ओन वर्ड्स। हमें अपने वर्ड्स में एक पैसेज लिखना होता है। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है लैंग्वेज को सीखने की। तो लैंग्वेज को सीखने की 6 टेक्निक्स थी। सबसे पहली टेक्निक एक बार रिवाइज कीजिए क्या थी। सबसे पहली टेक्निक थी क्वेश्चन आंसर, दूसरी थी डिक्टेशन, तीसरी थी रीडिंग अलाउड, फोर्थ थी स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, एंड फिफ्थ conversation practice, and sixth is paragraph writing. Now we are moving further. The next point is the nature of teaching language. The first point is the direct method is also known as natural method. It was developed as a reaction to grammar translation method and is designed to take learner into domain of the target language is most natural manner. यानी कि जो डायरेक्ट मेथड है वो सबसे नेचुरल मेथड है, ये अपने आप से जनरेट हुआ है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, तो ये सबसे नेचुरल मेथड है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्पार्ट अ परफेक्ट कमांड ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर हम कमांड हासिल कर पाएँ। एंड द थर्ड पॉइंट इज द ट्रेडिशन लैंग्वेज learning pupil participation was found to be diminished as this teaching is perceived to be long and monotonous। यानी कि ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस को सीखने में स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी जो है पॉपुलैरिटी वो डाउन हो रही थी। इसलिए अगर आप लैंग्वेज सिखाएंगे तो वो लोग भी इस मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। अब इसके 3 पॉइंट्स आपने नेचर मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज हो गए। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि ग्रामर और ट्रांसलेशन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ये आपका अगला पॉइंट है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। ये फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का मेथड है, क्योंकि उसमें हमें ग्रामर की ज़रूरत होती है, वो हमारी मदर टंग नहीं है जिसको हम बचपन से ही सीखते आए हों, इसलिए हमें ग्रामर सीखना पड़ेगा, तभी उस लैंग्वेज को हम सीख पाते हैं। The grammar translation method originated from the practice of teaching Latin। तो इंग्लिश के लिए हमें लैटिन को सीखना पड़ेगा, तब उसकी हम ग्रामर को सीख पाएंगे। द ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासेस स्टूडेंट लर्न grammatical rules and then apply those rules by translating sentences between the target language of native language। यानी कि सबसे पहले क्लास में स्टूडेंट्स को जो लैंग्वेज सीखना है उसके रूल सिखाए जाते हैं, फिर वो उसका अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं? जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जैसे इस समय हमारी नेटिव लैंग्वेज मान लीजिए हिंदी है, हिंदी से हमें इंग्लिश सीखना है, तो हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं क्लासेस में, और इस वे से हम लोग ट्रांसलेट करते करते इस प्रैक्टिस से हम लोग सीखते हैं इस लैंग्वेज को। नाउ क्या क्या मेथड्स हैं? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्लासेस आर यूजुअली कंडक्टेड इन द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। जो ग्रामर क्लासेस होती है वो यूजुअली उसकी नेटिव लैंग्वेज में सिखाई जाती है। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं हिंदी से इंग्लिश, तो आपको उसमें हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, बस आपको रूल्स बताए जाएंगे जो वो इंग्लिश में होंगे, बट आपको जो मेथड ऑफ लैंग्वेज होगा वो नेटिव लैंग्वेज ही होगा। तो ग्रामेटिकल रूल्स आर लर्न डिडक्टिवली। स्टूडेंट्स लर्न ग्रामर रूल्स बाय रीड of the practices by rules by doing grammar drills and by translating sentences and from the target language. More attention is paid to the form of content, and when students reach more advanced level of achievement they may translate entire text from the target language। test often involve translating। इसमें टेस्ट को सिंपल सी बात ये है कि ट्रांसलेट किया जाता है। आपको बड़े बड़े पैसेजेस में पहले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सिखाया जाता है, उसके बाद बड़े बड़े पैसेजेस को ट्रांसलेट करना सिखाया जाता है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ अ यूजुअली नो लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस एंड वेरी लिटिल अटेंशन टू प्लेस और प्रोनाउंसिएशन
any communicative aspects of the language, the skill exercise to reading and the only in the context of translation. रीडिंग में क्या किया गया कि केवल रीडिंग पर ध्यान दिया जाता है ट्रांसलेशन में, विच इज़ रॉन्ग. तो आपको कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स को भूल जाते हैं जब आप ग्रामर्स को रूल्स सीखते हैं, और ये उससे डिफरेंट होता है. फिर इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड हमने अभी पढ़ा था कि डायरेक्ट मेथड क्या था. अब हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं कि इसमें क्या है. इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज एन अप्रोच टू teaching and learning in which concept patterns and observations are taught in the context of strategies and emphasize concept learning, inquiry learning and problem content learning. There are various ways to use indirect strategies. Some have a higher degree of teaching directed objectives and others have students more actively involved in planning and designing instructional activities. They are commonly used to inductive instructional strategies in teaching engineering are. अब कौन कौन से strategies हैं? Concept attainment strategies, inquiry lessons, subjects, reports and problems, discussion, स्टूडेंट ऑफ सेल्फ इवेल्यूएशन, ये इनडायरेक्ट मेथड्स हैं. कोऑपरेटिव लर्निंग एंड सिमुलेशंस, ये सब इनडायरेक्ट मेथड्स हैं. यूज़ ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट मूवमेंट, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, यूज़ ऑफ क्वेश्चंस, यूज़ ऑफ स्टूडेंट आइडियाज, सेल्फ एवेल्यूएशन, यूज़ ऑफ ग्रुप डिस्कशन. इन सब का यूज़ करके हम लोग सीख सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड में. एग्जाम्पल्स की यूज़ करें, अपना सेल्फ इवेल्यूएशन करें, ग्रुप डिस्कशन करें, कॉन्सेप्चुअल मूवमेंट होता है, क्वेश्चन आंसर करें, स्टूडेंट नए नए आइडियाज़ दें. अब डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग. डिडक्टिव अप्रोच है जब हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं. अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड हेरन केल 2007 में, सम आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट दैट द मोस्ट इफेक्टिव ग्रामर टीचिंग इंक्लूड सम डिडक्टिव इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. ये उनका कथन था. अब डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है? डिडक्टिव अप्रोच इन्वॉल्व द लर्नर्स being given in a general rule which is then applied to a specific language examples, hence through practice the exercises. डिडक्टिव अप्रोच में क्या है कि लर्नर्स को एक जनरल रूल, पहले कोई रूल सिखाया जाता है, जैसे मान लीजिए इज एम आर का यूज़ आपको सिखाया गया, उसके बाद उसको अप्लाई करना सिखाया जाता है स्पेसिफिक लैंग्वेज में, किसी इंग्लिश में, यानी तो वही एग्जाम्पल देके और प्रैक्टिस कराई जाती है, उसका ट्रांसलेशन कराया गया. ये आपका डिडक्टिव अप्रोच था. इंडक्टिव अप्रोच में क्या है? एन इंडक्टिव अप्रोच इन्वॉल्व द लर्नर्स डिटेक्टिंग आर पैटर्न्स, वर्किंग आउट अ रूल फॉर देमसेल्फ बिफोर दे प्रैक्टिस द लैंग्वेज. इसमें क्या है, आपको डिटेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी रूल्स कहाँ पे हैं, कौन सा पैटर्न कहाँ चल रहा है. ये आपका इंडक्टिव. आप निकालते हैं स्पेसिफिक से जनरल रूल्स को, और उसमें जनरल रूल्स आपको दिया जाता है, इससे आप बनाते थे. ये डिडक्टिव और इंडक्टिव में. एन इंडक्टिव अप्रोच अकॉर्डिंग टू थैनबर्ग 1999, डिस्कवरी स्टार्ट विद सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम विच सम अ रूल इज इन्फर्ड. यानी एग्जाम्पल देखिए तब रूल निकाला जाता है. डिडक्टिव अप्रोच मतलब रूल ड्रिवन, स्टार्ट्स विद द प्रेजेंटेशन ऑफ ए रूल इज फॉलोड बाय एग्जाम्पल. पहले आपको रूल सिखाया जाएगा, तब आपको उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, उसमें एग्जाम्पल देके तब आपको रूल सिखाया जाता है. ये इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच है. अब फिर आपका आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच. द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द assumption दैट लैंग्वेज टीचिंग कैन बेस्ट बी डन थ्रू सिस्टमैटिक selection and grading of structures or sentence patterns. It was widely implemented in the United States in the 1950s. The basic principle underlying the approach is language is not speech, not writing. लैंग्वेज यानी कि केवल बोलना और सीखना नहीं है, बल्कि उसका सिस्टमैटिक वे में उसका यूज करना है लैंग्वेज. फिर है पॉपुलरली नॉन एज स्ट्रक्चरल और सिचुएशनल अप्रोच. अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. इट कोरिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड
कंपोजिशन विथ रीडिंग लेसन द ग्रामर इज टॉट इनफॉर्मली। इसमें क्या कहता है, कोरिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है ग्रामर और रीडिंग में। द यूनिट टीचिंग इज पार्टिकुलर स्ट्रक्चर ओरल ड्रिल फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट स्टेप ऑफ दिस अप्रोच। थर्ड इज मीनिंगफुल सिचुएशंस आर क्रिएटेड by the teacher with the help of easily available teaching aids. It lay proper emphasis on oral approach method. फिर सेकेंड इज कम्युनिकेशन अप्रोच। आपने अभी पीछे कौन सा अप्रोच पढ़ा है, आपने अभी स्ट्रक्चरल अप्रोच देखा, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन अप्रोच आता है। अब कम्युनिकेशन अप्रोच में क्या है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच इन लैंग्वेज लर्निंग इज एन अप्रोच दैट इज यूज्ड इन learning the same second language or foreign language that emphasize on the improvement of communicative ability। जो आपकी communicative ability पे डायरेक्ट एम्फेसिस करती है वो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है। आप बातचीत करके लैंग्वेज को सीखते हैं। कम्युनिकेटिव एबिलिटी इज फाउंड बाई 4 कंपोनेंट्स है, इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रामेटिकल, सोशल लिंग्विस्टिक्स, डिस्कोर्स एंड स्ट्रेटजी। ये आपके 4 पॉइंट्स हैं कि आप कम्युनिकेटिव अप्रोच के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। दिस वॉज डेवलप्ड इन 1980s एज अ रिएक्शन टू ग्रामर बेस्ड अप्रोच। पहले केवल ग्रामर बेस्ड अप्रोच था, उसके बाद कम्युनिकेटिव अप्रोच आ गया जिसमें आप ग्रामर का ज़्यादा ध्यान नहीं, आप अपनी बातों को एक दूसरे के सामने अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं दैन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज। इट इज़ एन अप्रोच फॉर सेकेंड एंड फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग विच मेनली फोकस ऑन डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। जैसे कि आजकल के जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की जो कोचिंग्स है, जैसे अमेरिकन ये सब कोचिंग एसल है, ये सब कम्युनिकेटिव अप्रोच पे बेस्ड हैं। और आपके स्कूल में जो सिखाई जाती है इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपकी ग्रामेटिकल यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच पे बेस्ड है। अब इसका मेन गोल क्या होता है, गोल ऑफ इफेक्टिव यानी अच्छा कम्युनिकेशन हो जाए और कम्युनिकेट के द्वारा हम लैंग्वेज को सीख लें। फोकस ऑफ मीनिंग एंड अप्रोप्रिएट यूजेज है कि उसका मेन यूज़ क्या है मीनिंग्स का। फोकस बहुत द फ्लुएंसी आए और एक्यूरेसी आए। यूज़ ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल्स, अच्छे मटेरियल्स का यूज़ करें जो रियल लाइफ की सिचुएशन में काम आती हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ 4 स्किल्स, और 4 स्किल्स को सीखना दे। कौन कौन से स्किल हैं वो हैं स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। आप स्पीकिंग कर पाएँ लैंग्वेज को, आप लैंग्वेज को राइटिंग कर पाएँ, लैंग्वेज को रीड कर पाएँ, लैंग्वेज को लिसन कर पाएँ, ये सब उसके कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब लैंग्वेज स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी लैंग्वेज की स्किल्स क्या हैं। 4 स्किल्स मेन्स ही हैं लैंग्वेज में, वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ब्लॉच एंड ट्रेजर के अनुसार लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्री वोकल सिंबल बाई मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप अप्रिपेयर। लेकिन लैंग्वेज क्या है, हमारे दिमाग में निकलने वाली जो वोकल सिंबल्स हैं उनका सही यूज़ करना है, यही है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज एज अ स्किल, लैंग्वेज एक प्रकार की स्किल होती है जिसमें क्या क्या आता है, स्पीकिंग आता है, राइटिंग आता है, लिसनिंग आता है और स्पीकिंग आता है। लैंग्वेज इज इसेंशली अ स्किल, इट इज़ नॉट अ कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट। ये एक एक्चुअल में स्किल है, केवल एक सब्जेक्ट नहीं है जैसे साइंस और सोशल स्टडी, कॉमर्स, मैथ होते हैं। विच एम इज़ टू इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड फिल द ह्यूमन माइंड विथ नॉलेज, जिसका एम ये नहीं कि ह्यूमन माइंड को बस नॉलेज से भर देना है। सिंस लैंग्वेज इज अ स्किल, लैंग्वेज एक स्किल है, इट इज़ नेचुरली कम्स अंडर साइकोमोटर डोमेन, यानी कि साइकोमोटर डोमेन में आता है, यानी कि आपके दिमाग की एक स्किल होती है। तो आप इसमें अपना इंटेलेक्चुअल का यूज़ करके एक्सरसाइज करते हैं अपने दिमाग का, जिससे आप ये स्किल आपके अंदर आती है। अब देखिए इसमें एक प्रोडक्टिव स्किल है लैंग्वेज स्किल लिसनिंग, इनपुट यानी कि आप लिसन करते हैं, आप रीड करते हैं, आपकी इनपुट स्किल्स यानी कि आप ग्रहण करते हैं चीज़ों को। और राइटिंग और स्पीकिंग, ये दोनों कैसी स्किल हैं, आउटपुट यानी कि आपसे निकलती हैं स्किल, एक्टिव स्किल्स हैं और ये पैसिव स्किल्स हैं। ठीक है, रीडिंग और लिसनिंग रिसेप्टिव स्किल्स और ये एक्टिव स्किल्स प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। तो लिसनिंग स्किल्स जैसा कि हमने बताया ये कैसी स्किल्स होती है, इनपुट स्किल्स है, रिसेप्टिव स्किल्स है और ये पैसिव स्किल्स है। और फिर द रियल लाइफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स सेवरल सप्लीमेंट्री स्किल्स फॉर लिसनिंग। लिसनिंग से आप और कुछ सप्लीमेंट्री स्किल्स को आप सीख पाते हैं, जैसे इंटेंसिव लिसनिंग, एक्सटेंसिव लिसनिंग एंड क्रिटिकल लिसनिंग। 3 टाइप की लिसनिंग भी होती हैं। इंटेंसिव लिसनिंग, it is a listening activity with a particular purpose
In this activity, in order to get specific information, a listener fully concentrates to receive the material. For example, classroom lectures. यानी इसमें आप बहुत फोकस होकर आप किसी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप बहुत कंसंट्रेशन या फोकस के साथ सुनते हैं, जैसे कि क्लासरूम में जब टीचर लेक्चर देते हैं तब हम सुनते हैं। एक्सटेंसिव में क्या है? It is a listening activity which is casually performed by the listener with a low level of concentration motivation. इसमें क्या है, जो आपकी रूटीन क्लास, आपकी डेली क्लासेस होती हैं, वो एक्सटेंसिव क्लासेस में आप ध्यान दे के जितना नहीं सुनते हैं, और इंटेंसिव में आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, जो कभी कभी लेक्चर्स होते हैं। और क्रिटिकल में आप इसमें सोचते हैं। इन इट इज़ अ इंटेंसिव लिसनिंग अलॉन्ग द जजिंग द लिसनिंग मटेरियल हैं, जो आज आपको सुना रहा होता है आप उसको जज करते हैं, आप उस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं। उसके बाद फिर है स्पीकिंग स्किल। अभी आपने लिसनिंग स्किल्स में इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और क्रिटिकल। अब स्पीकिंग में क्या क्या स्किल्स होती हैं? इसमें स्टोरी टेलिंग होती है, रोल प्ले होता है, और स्पीच ऑफ कन्वर्सेशन होता है। स्टोरी टेलिंग में आप स्टोरी बताना सीखते हैं। रोल प्ले में क्या करते हैं? द रोल प्ले इज इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, यानी से आप किसी का रोल प्ले कर सकते हैं। और स्पीच एंड कन्वर्सेशन, इसमें क्या होता है कि आप स्पीच देने की आपके अंदर एबिलिटी आती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी आती है। ये एबिलिटी आपको लैंग्वेज की एक स्किल के अंदर आता है। रीडिंग स्किल्स, अब रीडिंग में कौन कौन सी स्किल आपके अंदर होती हैं? सब स्किल्स, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग is a style of reading in which reader just takes a glance on text available to him. It is also good as casual as reading without a particular object. यानी इसमें आप बस एक ग्लांस, एक नज़र देखते हैं और आप चीज़ों को सीखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सबको आप देखते हैं, बहुत खास पर्पज़ नहीं होता ऑब्जेक्टिव इनको पढ़ने का। स्कैनिंग में क्या होता है? बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको लेनी होती है, कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जैसे अपनी एग्ज़ाम के लिए अपने बुक्स को पढ़ते हैं तो वो स्कैन करते हैं आप। तो ये आपकी रीडिंग स्किल्स थी। टाइप्स ऑफ रीडिंग, दो टाइप की रीडिंग भी होती है, लाउड रीडिंग या साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग में आप काफ़ी तेज़ तेज़ पढ़ते हैं, और काफ़ी साइलेंट रीडिंग में आप काफ़ी धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब एक रूटीन रीडिंग होती है, आप केवल प्लेजर के लिए और मज़े के लिए पढ़ते हैं। आप किसी मैगजीन को पढ़ रहे हैं, नॉवल को पढ़ रहे हैं, स्टोरी को पढ़ रहे हैं, इंटेंसिव मतलब बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे आपने एग्ज़ाम के लिए मैथ, साइंस सब्जेक्ट ये सब पढ़ते हैं। राइटिंग स्किल्स में क्या होती हैं? इसकी सब स्किल्स क्या हैं? प्री राइटिंग, राइटिंग और पब्लिशिंग। प्री राइटिंग, फर्स्ट स्टेप राइटिंग बिगिंस विद प्लानिंग। आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, कोई राइटर हैं, अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो उसके पहले आप प्री राइटिंग करते हैं, प्लान करते हैं, उसको रफली लिखते हैं चीज़ों को, फिर राइटिंग एक्चुअल स्टेज, जब आप चीज़ों को एक्चुअली में लिखते हैं, और पब्लिश, फिर उसके बाद आपको उसको पब्लिश करना होता है। अब क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लैंग्वेज टीचर क्या होती हैं? एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो लैंग्वेज को पढ़ाता है? देयर आर सेवरल क्वालिटीज़ दैट अ गुड लैंग्वेज टीचर मस्ट हैव। बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए। लैंग्वेज टू स्टूडेंट्स, अ टीचर मस्ट बी competent with the knowledge, उसके पास नॉलेज होना चाहिए। सेकेंडली, टीचर मस्ट बी विलिंग टू एक्सप्लोर अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स टू पास, और अलग अलग तरीके की उसके अंदर स्किल होनी चाहिए लैंग्वेज को पास ऑन करने की, या आपको लैंग्वेज सिखाने की। एंड बी रेडी टू ट्राई डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स को ट्राई करने के लिए वो रेडी हो, क्रिएटिव होना चाहिए। अ गुड लैंग्वेज टीचर मस्ट बी पैशनेट अबाउट टीचिंग लैंग्वेज, उसके अंदर पैसन होना चाहिए। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लैंग्वेज को सिखाने का उसके अंदर पैसन होना चाहिए, खुद सीखने का भी पैसन होना चाहिए। अ गुड लैंग्वेज टीचर शुड बी एबल टू असेस द लर्निंग दैट हर स्टूडेंट्स हैव डन एंड मेक चांसेस बेस्ड ऑन दोज असेसमेंट्स फॉलोइंग, और स्टूडेंट्स को अच्छे से सुन सके और उनको चांसेस दे सके जो उनके स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। तो क्या क्या हो गए? गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, केयरिंग पर्सनैलिटी चाहिए, नोइंग द लर्नर्स को अपने जानता हो, डेडिकेशन ऑफ टू टीचिंग, टीचिंग के लिए उसके अंदर डेडिकेशन हो, एक्टिवेटिंग द स्टूडेंट्स इन लर्निंग, और लोगों को एक्टिवेट कर सके। गुड कम्युनिकेशन स्किल, रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, गुड लिसनर हो, केयरिंग पर्सनैलिटी हो, बच्चों को जानता हो, डेडिकेशन हो, और स्टूडेंट्स की लर्निंग को जानता हो।